नमस्कार, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, जम्मू प्रोविंस में आज रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का दौरा था और अपने इस दौरे के दौरान खास तौर पर रियासी में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि जो जल स्रोत समाप्त हुए हैं रेल परियोजनाओं से, जो रिसोर्सेज वाटर रिसोर्सेज को नुकसान हुआ है, उस नुकसान को पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र से एक टीम भेजी जाएगी जो एक्सपर्ट्स की, विशेषज्ञों की टीम होगी। वो टीम निरीक्षण करेगी कि किन कारणों के साथ जल स्रोतों को नुकसान हुआ है और इस नुकसान की कैसे भरपाई की जा सकती है। इतनी ही नहीं, उन्होंने कनेक्टिविटी की बात कही। जो पोल वगैरह गिरे हुए हैं उनका भी तुरंत बहाल किया जाए। इन्हें एक तोहफा रेल मंत्री ने दिया है। वर्ल्ड रैंकिंग टूर्नामेंट 2021 दुबई में इंडिविजुअल गोल्ड मेडल हासिल किया। तो अवसर पर आपको भी यहाँ पर कहना चाहेंगे एसिड है जिसका वर्तमान नाम हम सभी कनेक्टिविटी का विषय, रेलवे कनेक्टिविटी प्लस टेलीकॉम कनेक्टिविटी, किस तरह से कोविड के समय में लोगों के पास इंटरनेट पहुँचे। तो दो तीन चीज़ें यहाँ पे तय हुई है। एक तो रेलवे के कारण जो वाटर सप्लाई, वाटर रिसोर्स सब जगह हटता जा रहा है, उसके लिए वाटर एक्सपर्ट्स को भेजा जाएगा। जल्दी एक सीनियर टेक्निकल टीम आएगी जो वाटर को समझती है और उसके बाद में उसका अनुसंधान करके उसके ऊपर एक प्रॉपर सोल्यूशन निकाला जाएगा, पहला। दूसरा, टेलीकॉम कनेक्टिविटी के लिए सर्वे किया जाएगा और उसका एक साइंटिफिक प्लान कराया जाएगा जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा गाँवों को टेलीकॉम टावर की सुविधा मिल सके। आगामी 1 से 1.5 वर्ष का ये प्रोग्राम रहेगा, लेकिन इस प्रोग्राम में इस प्रॉब्लम के ऊपर एक साइंटिफिक वे में काम किया जाएगा। इसके अलावा जितने विषय विभिन्न विभागों के सामने आए हैं उसके लिए फॉलोअप किया जाएगा, चाहे वो हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के साथ हो, चाहे रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के साथ हो। देखिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हम सबको ये कहा है और एकदम क्लियर गाइड किया है कि जाओ, ऐसे ऐसे एरिया में जाओ जहाँ पे प्रॉब्लम्स लोगों की डायरेक्टली सुनो। दर्शकों, रियासी के बाद उन्होंने कटरा का दौरा किया। कटरा रेलवे स्टेशन में जो सुविधाएं लोगों को मिल रही थी, यात्रियों को जो सुविधाएं मिल रही थी, उन पर विचार विमर्श किया और इसके अलावा 2 फाउंडेशन स्टोन भी रखे। भैया ये जी थोड़ा कैमरा इधर कर लो। याद रखना है, जनता को अच्छी से अच्छी फैसिलिटीज़ मिले, वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन हो, वर्ल्ड क्लास ट्रेन चले, एकदम टाइम पे चले, फैसिलिटीज़ ऐसी हो जिससे कि आम जनता को हमेशा ऐसा लगे कि ये हमारा स्टेशन है, ये हमारी प्रॉपर्टी है और ये हमारा ही रेलवे है। इसी क्रम में आज जो यहाँ पे प्रोजेक्ट का लगा है वो बेसिकली 2 नए प्लेटफॉर्म्स बनेंगे, एडिशनल फैसिलिटीज़ बनेंगी और यहाँ पर जो दूसरी समस्याएं लोगों ने अभी बताई है मुझे, उन समस्याओं पर भी मैं काम करता ड्रीम है और तेज़ी से इस पर काम चल रहा है। बहुत जल्दी दोनों के दोनों ब्रिजेस के काम और इसके अलावा दूसरा जितना भी काम है लिंकिंग एरिया का, वो सारा का सारा काम कंप्लीट होगा और ट्रेन में बारामूला तक जाएंगे। वो उधमपुर से वंदे भारत एक्सप्रेस से दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं और रास्ते में उन्होंने यात्रियों से विस्तार पूर्वक जानकारी ली कि आखिर क्या क्या चीज़ें, क्या क्या सुविधाएं रेलवे द्वारा दी जा रही हैं और किन किन चीज़ों का अभाव है। यानी बिल्कुल सामने से बातचीत की और बातचीत में उन्होंने विस्तार से जाना कि आखिर एक यात्री रेल में क्या चाहता है और रेल में जो सुविधाएं मिल रही हैं क्या वो उससे सेटिस्फाई है कि नहीं। और यार भैया ने वंदे भारत ट्रेन के प्रति बहुत सेटिस्फेक्शन दिखाया
और विशेषकर मोदी जी के आने के बाद में से ट्रेन में जो सफाई है उस सफाई के ऊपर लोगों का बहुत ध्यान था और सबने इस चीज़ को एक्नॉलेज किया और ट्रेन में क्या इम्प्रूवमेंट हो सकते हैं उसके भी 2-4 बहुत अच्छे सजेशन मिले हैं। तो आगे जो नई ट्रेन्स बनेंगी उन सब में इन सजेशंस को इनकॉर्पोरेट किया जाएगा। दर्शकों, स्कूल कॉलेज को लेकर के आज भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। ऑर्डर आदेश जारी होते हैं कि स्कूल खोले जाएंगे, कॉलेज खोले जाएंगे, लेकिन श्रीनगर में हमने देखा कि काफ़ी चहल पहल थी, स्टूडेंट्स आ रहे थे, लेकिन जम्मू में अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। पहले हम श्रीनगर के कुछ दृश्य आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से बच्चों में उत्साह था, क्योंकि लंबे समय से 5 अगस्त 2019 से पहले ही स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए गए थे और उसके बाद आपने देखा कि कोविड-19 का कहर वेव 1 और वेव 2 पे तहत भरपा और आज बच्चों में उत्साह देखने। दर्शकों, अगर जम्मू की बात करें तो जम्मू में भी स्टूडेंट आ जा रहे थे, लेकिन कोई स्पष्ट आदेश स्टूडेंट्स के लिए नहीं था। खुद हमने प्रिंसिपल से बातचीत की, जो मौलाना आज़ाद मेमोरियल कॉलेज के प्रिंसिपल थे। उनका कहना है कि रोज रोज नई डायरेक्शंस आती है, चाहे हायर एजुकेशन हो या चीफ सेक्रेटरी की सदारत में बनी हुई जो कमेटी है, जो डायरेक्शन वो पास ऑन करती है उसके मुताबिक ही हम काम करते हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि हमने पूरे स्टाफ की डिटेल बनाई है, टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ या दीगर स्टाफ जितने भी हैं, उनकी फर्स्ट डोज हुई है, सेकेंड डोज हुई है, किसकी कंप्लीट डोज हुई है, उसका रिकॉर्ड हमने तलब कर लिया है। लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी रोजाना के रोजाना आदेश आ रहे हैं। इस समय करंटली जो हमारे पास स्टूडेंट्स हैं वो सेमेस्टर 2 वाले 3 में आए हैं और जो सेमेस्टर 4 वाले हैं वो 5 में आए हैं और सेमेस्टर 1 की अभी एंट्री होनी है। तो जो सेमेस्टर 2 वाले 3 में आए हैं और जो 4 वाले 5 में आए हैं उनसे डाटा हम कलेक्ट कर रहे हैं और काफ़ी हद तक डाटा कलेक्ट हो गया है। ऑलमोस्ट 70 to 80% हमारे बच्चे वैक्सीनेट हो चुके हैं। सिर्फ एक जगह पे जिधर हम प्रॉब्लम फील करते हैं वो ये आ रही है, क्योंकि कोविड का टाइम था, ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी और जो बच्चे हैं दूर दराज के रहने वाले, जैसे कोई डोडा की विलेजेस में है, भद्रवाह की विलेजेस में है, किश्तवाड़, पुंछ है, राजौरी है, उनके पास उन्होंने वैक्सीनेशन करवाई है या उन्होंने वैक्सीनेशन नहीं करवाई है, उनकी हमारे पास एक प्रॉपर अभी इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही है। द मोमेंट हमारे पास उनकी भी इन्फॉर्मेशन आ जाती है, और एक तो वो है, दूसरा एक्चुअली MM कॉलेज के कंसर्निंग अगर बात करें तो मैं ये सोच रहा हूँ अपने लिहाज से कि जो हमारे हायर क्लास है, जैसे सेमेस्टर 4 से बच्चे 5 में आए हैं, तो उनका अगर वैक्सीनेशन पूरी हो गई है तो उनकी हम क्लासेस जल्दी से जल्दी शुरू करने वाले हैं। दर्शकों, भलवाल हायर सेकेंडरी स्कूल है, उसको मॉडल स्कूल का दर्जा दिया गया। मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि स्कूल में डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन भी पहुँचे हुए थे और उनका भी यही मानना था। हालांकि इस स्कूल को कहीं ना कहीं दर्जा मॉडल स्कूल, मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल का दर्जा दिया गया है, लेकिन यहाँ पर भी हमने जब निदेशक से पूछा, डॉक्टर रविशंकर शर्मा से हमने पूछा विस्तार से, तो उनका यही कहना था कि रोज रोज जो डायरेक्शंस आ रही हैं उनको फॉलो किया जा रहा है और SOPs का पालन किया जाएगा। जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसके साथ किसी तरह का समझौता नहीं किया जाए। आप कोई भी ऐसी आगे जाके तो तभी सेंटर लगा हुआ था, तो सीमेंट का बहुत ज़्यादा नीचे प्रोत्साहन देती है।
Round of applause for him. सबसे पहले तो जो यहाँ के बच्चों ने मेरिटोरियस बच्चे थे जिन्होंने पोजीशन डिस्टिंक्शन लाई थी, तो हमने उनको फेलिसिटेट करना था, उनका सम्मान करना था, इसलिए ये फंक्शन रखा गया था। उसके साथ साथ जो है यहाँ पे कुछ हमारा एक प्रपोज्ड प्रोजेक्ट है जो हम कोशिश कर रहे हैं इसको मॉडल स्कूल बनाने की, और इसमें कुछ हमारे कमरे वगैरह जो है और देने की, तो उसके सिलसिले में भी आज हम यहाँ आए थे, तो उसी सिलसिले में आज ये जहाँ तक सैनिटाइजेशन की बात है, तो हमारा जो स्कूल में जो जब ये खोले गए तो उसमें ये निर्देश दिया गया है कि सिर्फ वैक्सीनेटेड स्टाफ ही, फुली वैक्सीनेटेड यानी जिनको दोनों टीके लग चुके हैं वही आएंगे। उसके साथ साथ ये निर्देश भी है कि जो 12वीं कक्षा के छात्र हैं वो भी वैक्सीनेटेड ही आएंगे। तो इस पर टाइम टू टाइम जो हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब की सदारत में कमेटी है डिज़ास्टर मैनेजमेंट की, वो इसमें निर्णय लेती है, वो डाटा वगैरह को देख के तो वो इस पर आगे भी इस पर निर्णय लेगी। दर्शकों, अपनी पार्टी के लिए आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट था। अल्ताफ बुखारी चिनाब वैली में पहली रैली करने गए थे, लेकिन बड़ा उत्साह वहां पर उनको मिला। जो आप दृश्य देखेंगे, कभी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी कि चिनाब वैली में उनका इतना बड़ा वेलकम होगा। और उन्होंने जनसभा को भी संबोधित किया, लेकिन बाद में मीडिया के साथ, पहले हम आपको दृश्य दिखाते हैं कि किस तरीके से कितना उत्साह और कितना बड़ा वेलकम उनका हुआ। उन्हें स्पष्ट कर दिया है कि कहीं ना कहीं हम दूसरे सीमा के उस पार नहीं देखना चाहते हैं। उनका ये कहना था, वास्तव में उनका ये स्पष्ट करना था कि जो लोग पाकिस्तान की वकालत करते हैं, पड़ोसी मुल्क की बार बार जिक्र करते हैं, पीडीपी का या दूसरे दीगर जमातों का हवाला देते हुए, उन्होंने कहा कि हम सिर्फ और सिर्फ अपनी पब्लिक का ध्यान रखते हैं। उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया कि जो कुछ भी होगा, हालांकि उनका ये कहना है कि चिनाब वैली में जो पावर जनरेशन होती है उससे पूरे देश को पावर जाती है, लेकिन ना तो रोजगार चिनाब वैली के लोगों को मिल पाता है और ना ही पावर का कोई शेयर। देखिए, इलेक्शन कब होंगे ये तो नजूमी ही बता सकता है कोई, लेकिन हमें भरोसा है कि एक प्रोसेस जो डिलिमिटेशन की है वो शायद जल्द से जल्द मुकम्मल होने जा रही है, और हमें उम्मीद है कि हम पहली बार इलेक्शंस में हिस्सा लेने वाले हैं जो असेंबली के लिए होंगे, तो इंशाअल्लाह अच्छी तादाद में हमारे लोग चुन के आएंगे और ज़रूर अपनी रियासत को भी वापस लाएंगे और बाकी भी जो लोगों के ख्वाहिशात हैं उनको भी पूरा करेंगे इंशाल्लाह ज़रूर। कल आपने देखा हमारे लिए हर एक मौत यकसा है, चाहे वो आम आदमी की हो, वो बच्चे की हो या पुलिस के इस नौजवान की हो। यकीन मानिए पूरी रात नहीं सो सके, किस बेदर्दी से उस बच्चे का कत्ल किया गया। उन्हें नाहक अल्लाह हमेशा इस पे नाराज़ है और मुझे मालूम है अल्लाह की नाराज़गी हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। दर्शकों, हर साल हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। राजभाषा है हिंदी, लेकिन सिर्फ सप्ताह या पखवाड़ा नहीं इसको निपट दिया। इसको विस्तार में और जागरूक करने के लिए कुछ खास नहीं किया जाता है, और वाकई में हिंदी को लेकर के रुचि लगातार कम होती है। हाँ देखिए,
दर्शकों, घरों में परिवार के जो सदस्य हैं वो चाहते हैं कि उनका बेटा इंग्लिश में बातचीत करे, अंग्रेजी का प्रयोग करे। इससे कहीं ना कहीं एक स्टेटस सिंबल भी समझा जाता है, लेकिन सदाकत यह है कि राजभाषा होती है, अपने बच्चों को इसकी जानकारी जरूर होनी। हिंदी दिवस हर वर्ष मनाया जाता है और 14 सितंबर 1949 में राजभाषा की स्थिति संविधान में पारित की गई थी अनुच्छेद 343 के अंतर्गत। तभी से हिंदी दिवस की मनाने की परंपरा हमारे यहाँ रही है। लेकिन इस हिंदी दिवस को मनाते हुए हमेशा हम एक सप्ताह, एक दिन, एक पखवाड़ा या अधिकतम सीमा एक माह की बात करते हैं। बाकी 364 दिन या 11 महीने हम उसको भूल जाते हैं। जब भी नेपथ्य में गई हुई कोई भी भाषा हो, कोई भी संस्कृति हो या कोई भी जाति या संप्रदाय हो, जब तक वो केवल आपका एक दिन का उत्सव मनकर रहेगा, तब तक उसमें बहुत ज्यादा सुधार की गुंजाइश नहीं होती है। इसलिए हिंदी को हमें रोजमर्रा की, अपने दैनिक जीवन के और कार्यालय की आवश्यकता और अनिवार्यता के रूप में ग्रहण। दर्शकों, लेखक भी इस बात को मानते हैं कि कहीं ना कहीं हिंदी के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है और हिंदी दिवस के अवसर पर हम बड़े प्यार से, विस्तार से हिंदी का गुणगान करते हैं और उनको भी प्रोत्साहित करते हैं, उनको भी सम्मानित करते हैं जिन्होंने हिंदी के लिए कुछ किया, लेकिन एक दिन, एक सप्ताह या 15 दिन तक ही हिंदी को याद किया। बड़ी अच्छी बात पूछी आपने। हिंदी दिवस चूँकि 14 सितंबर को जितनी भी हमारी राष्ट्रीय भाषाएं हैं उनको मतलब राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दी गई, हिंदी उनमें से एक है। राजभाषा के रूप में इसको मतलब ये तरजीह दी गई है और ये भी जितना सरकारी कामकाज है राजभाषा के रूप में भी इसको मान्यता मिली हुई है हिंदी को, और ये राजभाषा विभाग की तरफ से ही सही मायने में हिंदी दिवस मनाया जाता है और समूचे देश में मनाया जाता है, बल्कि विश्व स्तर पर इसको संविधान में राष्ट्रीय भाषा, बाकी जो है इसके साथ सहायक भाषाएं गिनी जाती और हिंदी के लिए ही हमारा जो था संघर्ष आज़ादी का जो था वो इसी पर चला था। और ये हिंदी जो है हमारे रग रग में बसी है। हाँ, कुछ लोगों ने इसमें भी डिस्ट्रक्शंस डालने की कोशिश की, लेकिन आज साउथ भी जो है वो हिंदी के प्रति पूरा उत्सुक है और हमारे साथ कंधा से कंधा चलकर वो चलने को तैयार है। आज सही मायनों में हमारे भारत की पूरी संगठनता और पूरी यूनिटी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और इसकी देन जो है ये हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी ही है। दर्शकों, हमने युवा मोर्चा के अध्यक्ष से बातचीत की, आइए देखते क्या कहते। दर्शकों, युवा मोर्चा ने युवा संपर्क अभियान शुरू किया है और कल से इस अभियान को शुरू किया गया। इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण देव सिंह जुड़ चुके हैं। अरुण जी, आपका स्वागत है। ये युवा संपर्क की क्या ज़रूरत पड़ी? आपको लगता है कि यूटी सरकार की गलत नीतियों से या केंद्र सरकार की नीतियों से युवा आपसे नाराज है? विनोद जी, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता युवा मोर्चा 365 दिन काम करने वाला राजनीतिक संगठन है। चाहे चुनाव हो, चाहे हम लोग चुनाव ना हो, तब भी हम लोग काम करते हैं। ये कोरोना के काल के अंदर भी सिद्ध कर दिया, जब जम्मू कश्मीर के अंदर, पूरे भारतवर्ष के अंदर सभी राजनीतिक दल सेल्फ क्वारंटाइंड हो गए थे। उस समय केवल एक राजनीतिक दल काम कर रहा था, लोगों के बीच में सेवा के कार्य कर रहा था, और वो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता थे। इसी प्रकार भारतीय जनता युवा मोर्चा ने जम्मू कश्मीर के अंदर पहले युवा जोड़ो संकल्प अभियान चलाया
और युवा जोड़ो संकल्प अभियान के अंदर हम लोग हर स्थान तक ब्लॉक लेवल तक गए। अब उसी अभियान को आगे चलाते हुए अब हमने युवा संपर्क अभियान चलाया है। युवा संपर्क अभियान के अंदर हम माननीय मोदी जी की नीतियां, जो आम जन साधारण के लिए नीतियां हैं, लाभकारी योजनाएं हैं, उनको आम समाज तक लेकर के जाने का काम कर रहे हैं। और युवा संपर्क अभियान के माध्यम से और जो अब 18 वर्ष से ऊपर की आयु के युवा हैं, जो राजनीतिक अब वोट देने के लिए सक्षम हैं और आने वाले टाइम पर वो वोट करेंगे, उनके साथ संपर्क करना, उनको अपनी नीतियों से अवगत करवाना और आम समाज तक नीतियों का लाभ पहुंचे, उसके लिए प्रत्येक कार्यकर्ता को कमर कसने के लिए हमने तैयार किया है। और कल ही हमने एक पूरे जम्मू कश्मीर का जो हमारे मंडल अध्यक्ष रहते हैं, ब्लॉक प्रेसिडेंट रहते हैं, उनका एक सम्मेलन किया। उसी के बीच में युवा संपर्क अभियान का शुभारंभ हमारे माननीय प्रधान श्री रविंदर रैना जी ने किया। हमारे संगठन महामंत्री श्री अशोक कौल जी भी उस कार्यक्रम में उपस्थित थे और वहां से आह्वान किया है। इस संपर्क अभियान के माध्यम से हम सरकारी जितनी भी योजनाएं हैं उनको आम समाज तक लेकर के जाएंगे और वहीं अपना और बेस जो है मजबूत करते हुए बूथ तक अपने युवा को सशक्त करेंगे, राजनीतिक कार्यकर्ता को सशक्त करेंगे और तैयार रहने के लिए आह्वान कर रहे हैं। अरुण जी, क्या आप युवाओं को ये भी बताएंगे कि किस तरीके से सरकार ने लीकर माफिया और दूसरे माफिया को प्रोजेक्ट किया है? विनोद जी ये सवाल पूछेंगे आपसे कि माइनिंग माफिया, लीकर माफिया को विनोद जी, हम प्रोजेक्शन जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी काम हुए, आज युवाओं के लिए सबसे बड़े स्तर पर मिशन यूथ के माध्यम से माननीय उपराज्यपाल जी काम कर रहे हैं। परंतु कुछ लोग आज भी, क्योंकि यहाँ पर ब्यूरोक्रेटिक गवर्नमेंट है, पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं है, और हम लोग उस पॉपुलर गवर्नमेंट ना होने के कारण जो कुछ बाबू लोग यहाँ पर आम व्यक्ति को तंग करने का काम कर रहे हैं, उनको माफ नहीं करेंगे। परंतु पूरे भारतवर्ष के अंदर जिस तरीके नीतियों के माध्यम से माननीय मोदी जी काम कर रहे हैं और उन नीतियों का आम युवा को किस तरीके से लाभ मिले, हम जरूर उन तक पहुंचाने का काम करें। अरुण जी, आपकी बातों से बिल्कुल लगता है कि आप भी काफी सारे नाराज है कुछ चुनिंदा ब्यूरोक्रेट से, जैसे आपने खुद ही कहा कि बाबू लोग जो कर रहे हैं उसको उनको माफ नहीं किया जाएगा। बिल्कुल, आम समाज, क्योंकि एक ब्यूरो, हमारे यहाँ का एक प्रशासनिक तंत्र, हमारे पूरे भारत का एक प्रशासनिक तंत्र के अंदर, क्योंकि कांग्रेस अधिकतम समय यहाँ पर शासन किया है, उन्होंने एक ब्यूरोक्रेटिक फॉर्म ऑफ जो ब्यूरोक्रेसी है उसको एक तरीके से चलाने का काम किया है। आज पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं होने के कारण वो लोग अपनी आदतों से, कई बाबू लोग बाज नहीं आ रहे हैं, उनको उनके गुनाहों का जरूर दंड दिया जाएगा। परंतु जहां तक बात माननीय मोदी जी की सरकार और उनकी नीतियों की है, उसको आम समाज तक किस तरीके से जोड़ा जाए, किस तरीके से जो आयुष्मान भारत के तहत आम व्यक्ति को जम्मू कश्मीर के अंदर लाभ मिला है, किस तरीके से अन्य योजना के माध्यम से आम गरीब पिछड़े तबके को लाभ मिला है, आम व्यक्ति किस तरीके से आज माननीय मोदी जी की लाभकारी योजनाओं से लाभान्वित हुआ है, किसान को किस तरीके से 6-6 हज़ार रुपये अकाउंट में आ रहे हैं, किस तरीके से युवा मिशन यूथ के माध्यम से, यूथ क्लब के माध्यम से अपनी प्रतिभा को पूरे जम्मू कश्मीर के बीच में रखने के लिए सक्षम है, किस तरीके से युवा स्पोर्ट्स के माध्यम से आज स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए स्टेडियम बनाए जा रहे हैं और उसके माध्यम से कई युवा लाभान्वित हुए हैं। वहीं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पूरे जम्मू कश्मीर में बहुत तेज़ी से आगे चल रही है और बढ़ रही है, जिसके कारण बिजनेस को, जिसके कारण आम युवा को और जिसके कारण आम व्यक्ति को बहुत बड़ी राहत मिली है। अरुण जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि यूनियन गवर्नमेंट ने बहुत सारी जो जन साधारण के लिए योजनाएं वो लाई, बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट योजनाएं लाई। आयुष्मान की जैसे बात करें, बहुत सारे लोगों को लाभ मिला है, लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा के कार्यकर्ता इन योजनाओं को लोगों तक, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, चाहे वो वैक्सीनेशन ड्राइव माध्यम से हो, चाहे वो अन्य योजना के माध्यम से हो, चाहे अन्य जितने भी उनके कार्यक्रम हैं, किसान क्रेडिट कार्ड का विषय हो, किसान सम्मान निधि का विषय हो,
किसानों का विषय हो, युवाओं का विषय हो, समय समय पर आम व्यक्ति से जुड़ते रहे हैं। आज आप देखिए विभिन्न डिपार्टमेंट्स के माध्यम से स्वरोजगार को बढ़ाने के लिए अलग अलग योजनाओं के माध्यम से उनके बेनिफिट्स आम व्यक्ति तक पहुंच रहे हैं। आम व्यक्ति उसका लाभ ले रहा है, परंतु उसके साथ साथ आम व्यक्ति जो आज भी कहीं ना कहीं पिछड़ा वर्ग है, जो आज भी कहीं ना कहीं लाभ लेने के लिए उसको उनकी जानकारियों का अभाव है, उन तक और जानकारी पहुंचाने का काम युवा मोर्चा कर रहा है। सरकार अपना काम कर रही है। युवा मोर्चा राजनीतिक युवा संगठन होने के नाते हम अपना काम कर रहे हैं। अरुण जी, जिस तरीके से राहुल गांधी ने पवित्र गुफा में जो पिंडियाँ स्थापित की गई, 3 पिंडियाँ जो वहाँ पर मौजूद है, उनको सिंबल कहा है, 3 सिंबल कहा है। हमने कल कटरा की उस धरती को भी पवित्र करने का काम गंगा जल छिड़क करके किया है। ये गांधी परिवार, ये कांग्रेस का पूरा खानदान, जिनके खानदान से कांग्रेस चलती रही है, उन्होंने हमेशा मंदिरों में जाना। जिस तरीके से हमने हमारे प्रधान और जिस तरीके से एक वो विषय निकल करके आया, एक प्रसंग आया कि पिछली बार जब खीर भवानी माता के मंदिर में जाने का प्रयास किया राहुल गांधी ने 1 वर्ष पहले, तो सोनिया गांधी का फ़ोन आया कि खीर भवानी के मंदिर नहीं जाना है और राहुल उल्टे पैर ही वापस आए। ये चरित्र रहा है कांग्रेस पार्टी का। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा, चाहे वो राम मंदिर हो, चाहे वो मंदिरों का विषय हो, हमेशा हिंदू समाज के ऊपर आघात पहुंचाने का काम किया है। परंतु आज माननीय मोदी जी ने उनको सिखा दिया है कि भाई आपको पूजा अर्चना करना एक आम व्यक्ति होने के नाते, एक आस्था का केंद्र मानने के नाते हमको करना पड़ता है, जिसके कारण हमको सद्बुद्धि मिलती है और हम लोग आम व्यक्ति का काम करने में सक्षम होते हैं। राहुल गांधी वही व्यक्ति हैं जो हल्फनामा देते हैं राम मंदिर को रोकने के लिए, जिनके वकील कपिल सिब्बल 2007 के अंदर उच्च न्यायालय में, उच्चतम न्यायालय के अंदर हल्फनामा देते हैं कि राम मंदिर का काम रुकना चाहिए। ये चाल चरित्र कांग्रेस पार्टी का रहा है और राहुल गांधी ने जिस तरीके से एक राजनीतिक तरीके से एक यात्रा को अपनी ले जाने का काम किया है, झंडे पहली बारी माता रानी के मंदिर तक पहुंचाने का काम किया है। जहां पर जयकारे माता के लगते हैं, वहां पर सोनिया के जय जयकार हो, वहां पर राहुल गांधी की जय जयकार हो, वहां पर जीए मीर की जय जयकार हो, ये हमको स्वीकार नहीं है। और इसके लिए आम समाज राहुल गांधी को और कांग्रेस पार्टी को बख्शेगा नहीं और राहुल गांधी को इसके लिए जरूर इसकी जो कीमत है वो चुकानी पड़ेगी। अरुण जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद। तो दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए। मुझे दीजिए इजाजत।